जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके ही क्लासेस रतन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक चलने वाला है क्लास 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर का बहुत ही लॉजिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ लाया हूं, और इस वीडियो में धुआंधार के साथ इस वीडियो को भी बहुत मजेदार ढंग से खत्म करूंगा। तो सारे बच्चे अपना कॉपी कलम निकालें और जो मेरे द्वारा जो दिया गया शानदार ट्रिक और शानदार कॉन्सेप्ट है एक करके नोट करें, ताकि ये जो वीडियो पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा रहा है। और इससे बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती करने की कोई बात नहीं है। मैं इस वीडियो में शानदार ट्रिक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा। तो उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया जानना होगा। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता हो, जिस अभिक्रिया में नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता हो, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, H2 प्लस O2, जब ये दोनों पदार्थ मिलता है तो H2O बनाता है, जल बनाता है। अब यहाँ देखना है कि हाइड्रोजन पर कितना परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु संख्या 2 है, तो ये बराबर हो गया हाइड्रोजन। अब देखना है कि ऑक्सीजन के पास कितने परमाणु संख्या है, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल करते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो 2 को भी 4 करने के लिए 2 से मल्टीपल करें। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसके बाद हम अभिकारक जानेंगे। अभिकारक क्या होता है? जिस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता हो, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जिस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता हो, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक दो या 2 से अधिक अभिकारक के मिलने से एक
नया पदार्थ का निर्माण करता है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अब दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिकारक किनको कहेंगे और उत्पाद किनको कहेंगे, तो मैंने एग्जांपल बता दिया है। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला को हम अभिकारक कहते हैं, और राइट हैंड साइड वाला को बोलते हैं उत्पाद। तो यहां आप लोग देखते होंगे दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में भाग लिया है, और भाग लेने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। यदि दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण की बात करें, तो जिसमें नया पदार्थ बनता हो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम की फीते का जलना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। हम श्वसन भी बोल सकते हैं, श्वसन होना, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं
उत्पाद के पदार्थों को पदार्थ को सूत्रों के साथ उनके भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के पदार्थ को सूत्रों के साथ उनके भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। करना क्यों आवश्यक है। दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो पदार्थों को सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार पदार्थों को ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के पदार्थों को संतुलित करना आवश्यक है। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थों को ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के पदार्थों को संतुलित करना आवश्यक है।
अब दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है वो हमें जानना है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले वस्तु ठोस में होता है, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद वो गैस में हो जाता है। तो अवस्था में परिवर्तन, दूसरा तापमान में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ कम तापमान में रहना पसंद करता है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ जाता है। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के पहले पदार्थ का रंग कुछ और होता है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थों का रंग कुछ और दिखाई देता है। तो ये रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के हमें 5 प्रकार के बारे में जानना होगा। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, और 5वां है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन एवं उपचयन। इन दोनों को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम सबका एग्जांपल जानेंगे और डेफिनेशन जानेंगे।
दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता हो, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। निर्माण करता है। दोस्तों यदि हम उदाहरण की बात करें तो H2 प्लस O2 जब ये दोनों मिलता है तो जल बनाता है, और जल को हम भौतिक अवस्था में L से प्रदर्शित करते हैं, O2 को G से प्रदर्शित करते हैं और H2 को G से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम कॉपर की बात करें दोस्तों, ये कॉपर सॉलिड अवस्था में होता है, और जब कॉपर और ऑक्सीजन मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है CuO, और ये सॉलिड अवस्था में होता है। अब दोस्तों ऑक्सीजन पर कितने परमाणु संख्या? 2 है या कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉपर के पास 2 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 करेंगे। इन्हीं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण तौर पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम उष्मा देते हैं दोस्तों तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ दोस्तों। अब हम वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार जानेंगे, और वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार होता है दोस्तों वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है, और दूसरा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा विद्युत वियोजन अभिक्रिया।
तो हमने वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की मैंने बताया है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको उष्मा देते हैं तो ये दो नए नए उत्पाद का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार जानेंगे। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होता है और विद्युत वियोजन अभिक्रिया होता है। आइए हम प्रत्येक का परिभाषा करेंगे और इसका उदाहरण भी देखेंगे। दोस्तों, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, दोस्तों प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है। इस अभिक्रिया में प्रकाश के द्वारा इस अभिक्रिया में प्रकाश के द्वारा वियोजन होना ही प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो सिल्वर क्लोराइड, जब इसमें हम प्रकाश देते हैं दोस्तों तो सिल्वर बनता है और क्लोरीन बनता है। अब यह सिल्वर के पास कितने परमाणु संख्या? एक है या कितना है? एक है, तो ये दोनों बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन के पास कितने परमाणु संख्या? दो, या कितना है? एक। तो क्लोरीन को दो करने के लिए हम इनमें दो से मल्टीपल करते हैं, तो क्लोरीन के पास दो हो गया, क्लोरीन के पास भी यहाँ दो हो गया। अब ये सिल्वर के पास दो हो गया, यहाँ एक है, तो इसमें दो गुना। अब हम सिल्वर ब्रोमाइड को लेते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड में प्रकाश करवाते हैं तो हमें दो चीज प्राप्त होता है, एक सिल्वर प्राप्त होता है, एक ब्रोमीन प्राप्त होता है। अब यहां देखते हैं दोस्तों, ब्रोमीन के पास दो परमाणु संख्या है, या कितना है? एक है, तो इसमें दो मल्टीपल करेंगे, तो ब्रोमीन के पास भी दो परमाणु संख्या हो गया और यहाँ भी दो परमाणु संख्या हो गया। सिल्वर के पास दो परमाणु संख्या होंगी, यहाँ एक है, तो इसमें दो गुना करेंगे। तो इस अभिक्रिया में हमने देखा इस अभिक्रिया में हमने देखा कि AgCl और AgBr का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। यह है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में प्रकाश के द्वारा वियोजन होना ही प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। AgCl, जब इसमें प्रकाश देते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन बनता है। हम AgBr में भी प्रकाश देते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन बनता है। तो इस अभिक्रिया में हमने देखा कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों विद्युत वियोजन अभिक्रिया।
विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में विद्युत के द्वारा वियोजन ही, इस अभिक्रिया में विद्युत के द्वारा वियोजन होना ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों यदि हम H2O की बात करें, ये लिक्विड स्टेट में होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है। पहला भाग होता है H2 और दूसरा भाग होता है O2। ये गैसीय अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार हमने, और यदि दोस्तों सोडियम क्लोराइड की बात करें, ये सॉलिड अवस्था होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बनता है Na और Cl2 बनता है। सोडियम और क्लोरीन बनता है। तो यहाँ क्लोरीन के पास कितना परमाणु संख्या 2 है, तो क्लोरीन के पास कितना 1 है। तो क्लोरीन को 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करते हैं। तो क्लोरीन के पास 2 परमाणु संख्या हो गया और यहाँ भी 2 परमाणु संख्या हो गया। अब सोडियम के पास यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है, तो सोडियम को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया में विद्युत के द्वारा वियोजन होना ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार मैंने एग्जांपल दे दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा वियोजन ही ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा वियोजन होना ही ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों यदि हम उदाहरण की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये 2 भागों में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये भी सॉलिड अवस्था में होता है, ये गैस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार हमने ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया को देख लिया। इस अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा वियोजन होना ही ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के साथ करवाया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब हम चलेंगे दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करता हो, उन्हें हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया
जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करता हो इसे विस्थापित कर देता हो उन्हें हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जिंक प्लस फेरस सल्फेट को मिलाते हैं तो ये जो जिंक होता है दोस्तों ये फेरस को विस्थापित कर देता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और यहाँ फेरस हो जाता है। यदि हम दोस्तों फेरस प्लस कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित करता है। तो दोनों स्थितियों में मैंने देखा कि जिंक फेरस की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। धातु है। दूसरी बात फेरस कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि दोस्तों हम उदाहरण की बात करें तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाता है,
सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब दोस्तों तो सोडियम के पास कितने परमाणु संख्या, 2, या कितने हैं, 1। तो 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल करते हैं, तो सोडियम के पास 2 परमाणु संख्या हो गया। यहाँ क्लोरीन के पास कितना, 2, तो यहाँ भी 2 हो गया। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर के पास कितना है, 1, यहाँ भी 1 है। अब बेरियम के पास कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार हमने द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को भी देख लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों, लास्ट अभिक्रिया बची है जिसका नाम है उपचयन और अपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता हो, ऑक्सीजन का योग होता हो, और दूसरा जिस पदार्थ में हाइड्रोजन का कमी होता हो, उन्हें हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? जिस अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन की कमी हो, जिस अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, उन्हें हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि दोस्तों उदाहरण की बात करें, यदि दोस्तों हम उदाहरण की बात करें, कॉपर प्लस जब ऑक्सीजन में मिलाते हैं, कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसका मतलब है कि कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी मैं ये समझिए कि जिस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो या योग हो, उन्हें हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके दोस्तों ये पदार्थ, तो इस पदार्थ में किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन पर 2 है, यहाँ कितना 1 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन पर 2 हो जाएगा। अब कॉपर के पास कितना हो गया, 2, यहाँ कितना 1, तो इसमें 2 गुना करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपचयन, जिस अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन की कमी हो। यदि दोस्तों हम बात करें Cu O प्लस H2, जब ये दोनों मिलता है तो दोस्तों
कॉपर बनता है प्लस H2O बनता है। दोस्तों देखिए यहां पर ये कॉपर ऑक्साइड है, जैसे ही हाइड्रोजन के पास जुड़ा तो कॉपर बनाया और दूसरा जल बनाया। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें इस कॉपर में ऑक्सीजन की कमी आ गया। और आज देखिए दोस्तों, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो उन्हें हम अपचयन कहते हैं, तो ये अपचयन हुआ। और दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ, इसको हम बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। तो जिस अभिक्रिया में हमें उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिलता हो उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों हो रहा हो उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो इसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है दोस्तों। यहां पर अपचयन हो रहा है और यहां पर उपचयन हो रहा है। अब हम आते हैं दोस्तों संचरण। संचरण क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी धातु को वायु के साथ संपर्क कराने से उस पर परत चढ़ता हो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, संचरण। संचरण जब धातु को वायु के साथ संपर्क में लाने पर उस पर एक परत चढ़ता हो उन्हें संचरण कहते हैं। दोस्तों संचरण से बचने के लिए क्या उपाय है, संचरण से बचाने के लिए क्या उपाय है दोस्तों, पहला उपाय है दोस्तों, जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर धातु को जंग से बचाया जा सकता है। दूसरा, ग्रीज लगाकर। तीसरा, पेंट करके। अब दोस्तों आते हैं
नया टॉपिक जिसका नाम है विकृत गंधता। विकृत गंधता। दोस्तों विकृत गंधता क्या होता है? वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को, वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क आने से अपचयित हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आता है। उन्हें हम विकृत गंधता कहते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड लेवल में पूछा जाता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। पहला दोस्तों H2 प्लस O2, H2O बनता है। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड को विकारक बोलते हैं और राइट हैंड साइड को उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद। अब ये देखते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु संख्या दिखाई दे रहा है? 2 या कितने दिखाई दे रहा है? 2। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन पर कितने परमाणु संख्या दिखाई दे रहा है? 2। और कितने दिखाई दे रहा है? 1। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन के पास 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। हाइड्रोजन के पास यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो गया? 4। तो इसको भी 4 करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो गया। अब दोस्तों सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो सोडियम के पास कितने परमाणु संख्या दिखाई दे रहा है? 2। या कितने दिखाई दे रहा है? 1। तो सोडियम को 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल करें तो ये सोडियम बराबर हो गया। अब क्लोरीन के पास कितना हो गया? 2। या कितना है? तो ये भी बराबर हो गया। बेरियम के पास कितने परमाणु संख्या? 1 है, इसके पास भी 1 है तो ये बराबर हो गया। सल्फर के पास कितना? 1 है, यहाँ भी कितना? 1 है तो ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना है? 4, यहाँ भी कितना है? 4, ये बराबर हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये जो दोस्तों ये जो CaO है वो बिना भुजा हुआ चूना है। बिना, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार दोस्तों, बिना भुजा हुआ चूना।
और ये है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, बुझा हुआ चूना का। अब दोस्तों इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। कैल्शियम के पास कितने परमाणु संख्या, एक या कितना है, एक, ये बराबर हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना है, एक, और यहाँ कितना है, एक, और यहाँ कितना है, यहाँ एक है, तो ये 1 2 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास भी कितना हो गया, 2। अब हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, 2, और यहाँ कितना है, एक है। तो एक जो है 200 के साथ गुना होगा तो हाइड्रोजन के पास भी कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये बराबर हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों जिंक प्लस फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस फेरस। आप देखते हैं दोस्तों इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो जिंक के पास कितने परमाणु संख्या, एक, या कितने हैं, एक, ये जिंक बराबर हो गया। फेरस के पास कितने परमाणु संख्या, एक, या कितना है, एक, ये भी बराबर हो गया। सल्फर के पास कितना है, एक, यहाँ कितना है, एक, ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना है, 4, यहाँ कितना है, 4, ये ऑलरेडी बराबर है दोस्तों, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं